लेक्चर में मेन टॉपिक तो वही होगा पोल्यूशन का, और उसके अंदर जो पॉइंट नंबर 3 है ओजोन, उसको डिस्कस करेंगे एज अ पोल्यूटेंट। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर के बारे में पहले तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि गैसेस की एक लेयर हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द ये मौजूद होती है, और जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर को फर्दर मज़ीद लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ज़मीन के जो सबसे करीब है इट इज़ ट्रोपोस्फेयर, उससे नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो कि ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब आप कह सकते हैं, और एटमॉस्फेयर की ये वो लेयर है, ये वो हिस्सा है जिसके अंदर जो गैसेस की कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है, और यही वो लेयर है जो जिसमें हम ब्रीदिंग पर्पज़ के लिए जो एयर हमारी ऑक्सीजन है वो मौजूद होती है, उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है इस लेयर में। और यही वो लेयर है जहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वेदर फिनोमेनाज हैं दे अकर। और इसकी जो थिकनेस है इस लेयर की इट इज़ फ्रॉम 9 टू और फ्रॉम 8 टू 15 किलोमीटर्स। डिपेंड करता है कि ज़मीन के किस हिस्से पे मौजूद हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। ज़मीन के किसी हिस्से पे इसकी जो थिकनेस है इट इज़ 9 या फिर इट इज़ 10 किलोमीटर, और किसी हिस्से पे 15 किलोमीटर है या 12-13। इसके अलावा ये सीज़न पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सीज़न टू सीज़न भी ये जो इसकी थिकनेस है इस लेयर की ट्रोपोस्फेयर की वो वेरी करती है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर स्टार्ट होती है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की जो बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन, इसको ट्रोपोपॉज भी कहा जाता है। उससे अगला हिस्सा स्ट्रेटोस्फियर का स्टार्ट हो जाता है, जो कि अर्थ से 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। स्ट्रेटोस्फियर वो लेयर है या वो हिस्सा है एटमॉस्फेयर का जिसमें ओजोन की लेयर मौजूद होती है। तो ओजोन की एक लेयर यहाँ पर मौजूद होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, और उसका काम होता है कि सूरज से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है और ज़मीन तक नहीं जाने देती। ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज होता जाता है जैसे ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर में नीचे से ऊपर की तरफ जैसे जैसे मूव करते जाएं इस लेयर में, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। नीचे इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि ज़मीन से निकलने वाली जो शुआएं हैं, जो रेडिएशंस हैं, वो उस हिस्से को क्या कर देती हैं, हीट अप कर देती हैं। उसके बाद जब स्ट्रेटोस्फेयर में जाएं तो स्ट्रेटोस्फेयर में आहिस्ता आहिस्ता से टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है, और इंक्रीज़ करने का रीज़न यही होता है कि वहाँ पर ओजोन लेयर मौजूद है। और अभी जैसे बताया कि उसका काम क्या होता है, सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करती जाती है, जिसकी वजह से इस लेयर की स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर्स मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो फिलहाल यहाँ पर हमें सिर्फ इन दो के बारे में ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि इसको आगे हमने बताना है थोड़ा सा। अब हम स्टार्ट करते हैं ओजोन के बारे में। सो वेयर इज़ ओजोन प्रेजेंट, अभी जैसे पीछे बता दिया हमने कि ओजोन कहाँ पर मौजूद है। तो ओजोन क्या है, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। एलोट्रॉप होती है कि फिजिकली जो मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से फॉर्म्स किसी एक एलिमेंट की। तो ऑक्सीजन की दो एलोट्रॉप्स हैं, एक O2 एंड दूसरी है O3। तो यहाँ पर हम ओजोन O3 की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसका भी हमने पीछे जिक्र किया, जो कि सेकंड पार्ट आ जाता है एटमॉस्फेयर की, सेकंड लेयर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ओजोन मौजूद है। एंड इट सराउंड्स द ग्लोब एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 टू 28 किलोमीटर। 25 से 28 किलोमीटर तक ये ग्लोब को इर्द गिर्द से क्या करती है कि इट सराउंड इट। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ओजोन। इसका पर्पस भी हम पीछे बता चुके हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, और इसकी जो मौजूदगी की वजह है वो ये है कि ये सूरज से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं उसको फिल्टर करती है, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, या इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ये हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचाने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है। तो ये ओजोन का पर्पस है, ये ओजोन के लेयर का स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होने का रीज़न है कि सूरज से आने वाली सिर्फ उन शुआओं को, फिल्टर का कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि सिर्फ उन्हीं शुआओं को ज़मीन तक पहुँचाती है जिनकी ज़रूरत है और जो नुकसान का बायस नहीं होती, जो कि ज़रूरी हैं अर्थ के लिए।
लेकिन जो बाकी नुकसान पहुंचाने वाली रेडिएशन है उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओजोन, ओजोन की प्रॉपर्टीज़ अगर हम बताएं तो ओजोन क्या है, इट इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे अगर हम देखें कि इसकी स्टेट कौन सी है, तो इसकी स्टेट गैस है और बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है। इट हैज़ अ लो बॉइलिंग पॉइंट, और इसकी जो कंसनट्रेशन है थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर वो भी लो होती है। इट हैज़ लो कंसनट्रेशन थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। ये चंद प्रॉपर्टीज़ हैं ओजोन की, that it is a gas at room temperature and has a low boiling point and low concentration throughout the atmosphere. यूनिट ऑफ ओजोन मेजरमेंट, ओजोन को मेजर करने के लिए यूनिट क्या यूज़ करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए, जैसे वेट की मेजरमेंट के लिए बहुत सारे यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं, ग्राम्स, किलोग्राम्स वगैरह। इसी तरह ओजोन को मेजर करने के लिए एक यूनिट यूज़ किया जाता है, डॉप्सन यूनिट उसको कहा जाता है। इसकी जो अमाउंट है उसको एक्सप्रेस करते हैं डॉप्सन यूनिट में, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल डी यू के साथ। और जो नॉर्मल अमाउंट है ओजोन की, इट इज़ 350 डॉप्सन यूनिट। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ओवरहेड ओजोन, इट इज़ अबाउट 350 डॉप्सन यूनिट। ओजोन की प्रोडक्शन अगर देखें कि प्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है, इसकी किस तरह से हो रही है, तो ये जो सामने आपको फिगर नज़र आ रही है, ये ज़मीन के हिस्से दिखाए जा रहे हैं। जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है उसको इक्वेटर कहा जाता है, उसके साइड वाले रीजन्स को ट्रॉपिकल रीजन्स, और उससे आगे टेम्परेचर, और जो बिल्कुल किनारे पे रीजन मौजूद हैं ज़मीन के, वो पोलर रीजन्स कहलाए जाते हैं। ओजोन की जो प्रोडक्शन है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से। ऑक्सीजन के फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से ओजोन ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद फिर ये पोलर रीजन्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। क्योंकि गैस है ना, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको किसी रेस्ट्रिक्शंस की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो प्रोडक्शन इनकी हो रही है ट्रॉपिकल रीजन्स में, जो इक्वेटर के आगे वाले रीजन्स हैं साथ वाले। और ऑक्सीजन के फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि लाइट की मौजूदगी में होते हैं, जिनकी कैटालिसिस लाइट की वजह से होती है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ये पोलर रीजन्स में। एज अ पोल्यूटेंट अगर देखें ओजोन के क्या क्या नुकसान हैं और किस तरह से ओजोन एक्ट करती है एज अ पोल्यूटेंट एंड इट काज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसमें पहली जो प्रॉब्लम है वो है कि आँखों को काफ़ी नुकसान का बायस बनती है ये आँखों के लिए ओजोन। इसके अलावा इट एग्रवेट्स आस्थमा, आस्थमा को इंक्रीज़ करती है, सांस के मसाइल जो हैं उसको इंक्रीज़ करती है। इट इंक्रीज कफिंग, क्रिएट चेस्ट डिस्कम्फर्ट, इट डिक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ लंग टिश्यूज़। जो लंग टिश्यूज़ हैं उनकी इलास्टिसिटी को ये कम कर देती है, और अगर उनकी इलास्टिसिटी कम होगी उसकी वजह से सांस लेने में मसला होता है। और ये वही जो सेकंड वाला रीज़न बताया कि इट एग्रोवेट्स आस्थमा। तो क्या होता है कि लंग के टिश्यूज़ की इलास्टिसिटी अगर कम होती जाएगी, अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, तो उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें मुश्किलात आ सकती हैं। इसके अलावा इट रिड्यूस द ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस ऑफ पेंट, पेंट की जो अपीयरेंस है उसकी जो पायदारी है उसको भी ये कम कर देती है ओजोन। इट इज़ आल्सो हार्मफुल टू प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स, प्लांट्स के लिए और दूसरे जो मटेरियल्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स भी आप कह सकते हैं, उनके लिए काफ़ी नुकसान का बायस है ये। इट आल्सो काज फैब्रिक डाई टू फेड, के जो कपड़ों के जो रंग हैं उनको भी ये ख़राब कर देती है, और रबड़ के लिए भी काफ़ी हार्मफुल है। तो ओजोन एज अ पोल्यूटेंट आपने देखा कि कितने सारे इसके नुकसान हैं जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रही है, इसके अलावा और भी दूसरे मसाइल पैदा करती है ये। तो ये नुकसान थे इसके एज अ पोल्यूटेंट। अब अगर हम इसकी वेरिएशन देखें ओजोन की ज़मीन के ऊपर किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम जाएं या देखें तो किस तरह से इसकी अमाउंट वेरी करती है। तो ओजोन की जो अमाउंट है ये जो इक्वेटर के नज़दीक रीजन है वहाँ पर कम होती है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इट इज़ लेस इन द रीजन्स दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर।
और इसके अलावा जो ओजोन की एवरेज अमाउंट है स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रॉपिकल रीजन्स के स्ट्रेटोस्फेयर में, वो 250 डॉप्सन यूनिट है। ट्रॉपिकल रीजन्स, ज़मीन के जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जो कि इक्वेटर के साथ हैं, उन रीजन्स की स्ट्रेटोस्फेयर में अगर देखें, उन रीजन्स की जो एटमॉस्फेयर की ये लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पर अगर देखें तो इसकी जो एवरेज अमाउंट है ओजोन की, इट इज़ 250 डॉप्सन यूनिट। और पोलर रीजन्स में अगर देखें, सब पोलर रीजन्स में, तो एवरेज कंसनट्रेशन इसकी 450 डॉप्सन यूनिट है। तो ये देखें कि अगर पोलर रीजन्स में हम देखें तो वहाँ पर इसकी जो कंसनट्रेशन है ये ज़्यादा है। और जिसका हाईएस्ट लेवल है वो सीज़न के लिहाज से अगर हम देखें तो हाईएस्ट लेवल इसका होता है स्प्रिंग में, अर्ली स्प्रिंग में, जैसे कि फेब से लेके मार्च तक इसके दरमियान में। और लोएस्ट होता है फ्रॉम सितंबर टू नवंबर। यानी सीज़न के साथ साथ में ये चेंज हो रही है। ओजोन की वेरिएशंस हमने देखी ज़मीन पे किस तरह से रीजन टू रीजन एंड सीज़न टू सीज़न किस तरह से वेरी कर रही है। इक्वेटर के नज़दीक जो रीजन है वहाँ पर इसकी अमाउंट कम है। और अगर ट्रॉपिकल रीजन्स की स्ट्रेटोस्फेयर में देखें, वहाँ पर अमाउंट इसकी 250 डॉप्सन यूनिट है, जबकि सब पोलर रीजन्स में इसकी एवरेज अमाउंट 450 डॉप्सन यूनिट है। सीज़न के लिहाज से अगर देखें तो अर्ली स्प्रिंग में इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फेब से मार्च इनके दरमियान में यहाँ पर। और लोएस्ट होता है सितंबर एंड नवंबर इनके दरमियान में। ओजोन लेयर की थिकनेस में जो चेंज है, अगर उसको हम देखें कि किस तरह से इसकी जो थिकनेस है उसमें चेंज आया, तो इट हैज़ बीन डिक्रीजिंग ओवर अंटार्कटिका ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम। अंटार्कटिका पहली ये वो जगह थी जहाँ पर इसको इंडिकेट किया गया। ओजोन की जो थिकनेस है उसमें जो कमी आई थी वो सबसे पहले इस रीजन में आई थी, अंटार्कटिका में। और स्प्रिंग टाइम में इसको ज़्यादा महसूस किया गया। And by the middle of 1980s there happened a 50% depletion of the total amount। तो टोटल अमाउंट के जो 50% है उसमें कमी, 50% कमी देखी गई थी 1980s के दरमियान में। ओजोन होल इसकी वजह से क्रिएट हुआ। ओजोन होल क्या था? पहली दफ़ा अंटार्कटिका में ही इसको देखा गया था कि वो रीजन है जहाँ पर ओजोन हर साल सितंबर से नवंबर के दरमियान का जो ड्यूरेशन थी उसमें देखा गया कि हर साल ये कम होती जा रही है इस रीजन में, जिसको ओजोन होल का नाम दिया गया। So the region in which ozone depletes in every year during September and November is now called as ozone hole। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन की जो लेयर है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इसके अंदर क्या रोल है? उससे पहले अगर हम देखें कि ओजोन और स्ट्रेटोस्फेयर में अगर कंपैरिजन करके देखें तो हमने क्या बताया कि स्ट्रेटोस्फेयर में ये लेयर मौजूद है और इस लेयर का काम क्या है ये भी बताया। इसमें डिप्लीशन सबसे पहले कहाँ पर आई? अंटार्कटिका में। लेकिन पहले तो इसको सिर्फ अंटार्कटिका में देखा गया था, अब पूरी दुनिया में इस ओजोन डिप्लीशन को देखा जा रहा है। लेकिन अंटार्कटिका वो पहली जगह थी जहाँ पर इसकी कमी को या इसकी डिप्लीशन को इंडिकेट किया गया था। और अब अगर देखा जाए तो अब बहुत सारी जगहों पे, बल्कि कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। ओजोन की जो डिप्लीशन है स्ट्रेटोस्फेयर में, इट इज़ अकरिंग वर्ल्ड वाइड। ओजोन लेयर जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट कर रही है और अप्रॉक्सीमेटली 15 टू 40 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक ये एग्जिस्ट करती है। उस यहाँ तक के जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है। टेम्परेचर का फिर हमने बताया कि किस तरह से ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज़ हो रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को अगर हम दोबारा से रिवाइज़ करें कि ट्रोपोस्फेयर में जो टेम्परेचर के कम होने की वजह हमने बताई, तो वो इसलिए कम हो रही थी कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो वो जो टेम्परेचर है कम होता जा रहा था। ज़मीन के नज़दीक ज़्यादा होने का रीज़न था कि ज़मीन से निकलने वाली कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं कि जो उस हिस्से को हीट अप कर देती हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते जाएं ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता गया और स्ट्रेटोस्फेयर में हमने बताया कि दोबारा से इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इंक्रीज़ होने की रीज़न हमने दोबारा से क्या बताई थी कि वहाँ पर ओजोन लेयर मौजूद है और वो ओजोन लेयर क्या करती है? सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको अब्जॉर्ब करती है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का या इस ओजोन लेयर को ख़त्म करने में क्या रोल है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक्चुअली ये क्या करते हैं, एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ किए जाते हैं एयर कंडीशनिंग में, और इनको एज एरोसोल स्प्रे भी यूज़ किया जाता है। एरोसोल स्प्रे के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या हैं ये चीज़ें। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एक्चुअली होते क्या हैं? ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन मौजूद होते हैं। इनको एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है एयर कंडीशनिंग में, एज अ एरोसोल स्प्रे यूज़ किया जाता है। ये तो इनका यूज़ हो गया। इन चीज़ों में इनको यूज़ करने से क्या होता है कि वहाँ से ये एमिट होते हैं, और इनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से, बहुत ज़्यादा लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होता है कि एवेपोरेट कर जाते हैं, और फिर ये जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में इनकी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ट्रोपोस्फेयर में ये अब्जॉर्ब नहीं होते, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दे आर इनर्ट इन ट्रोपोस्फेयर। लेकिन स्लोली क्या करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जाके डिफ्यूज़ हो जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल CFCl3, ये एक क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड है। क्लोरोफ्लोरो का क्लोराइड्स भी इसको कह सकते हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये क्या हुए, ट्रोपोस्फियर में तो इनर्ट हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में स्लोली डिफ्यूज होते हैं, वहां पर जाके क्लोराइड फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। ये डिकम्पोज होके CFCl2 बना, और यहाँ से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल एमिट होता है। ये जो क्लोराइड फ्री रेडिकल है, ये स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या करता है कि उस ओजोन लेयर को चेंज कर देता है। उस ओजोन लेयर को इस तरह से ख़त्म करता है कि वहाँ पर क्लोरीन मोनोऑक्साइड का एक फ्री रेडिकल बनता है, और साथ में ऑक्सीजन। तो इस तरीके से जो ओजोन लेयर है वो चेंज हो गई है। ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं ऑक्सीजन में। अब ये जो ClO यानी क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दोबारा से एक क्लोराइड फ्री रेडिकल बनाती है, और साथ में ऑक्सीजन। तो जब ये क्लोराइड फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो एक सिंगल क्लोराइड फ्री रेडिकल क्या कर सकता है, ये बहुत सारे ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ख़त्म कर सकता है। जैसे कि एक क्लोराइड फ्री रेडिकल तकरीबन 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस रिएक्शन में भी अगर आप देखें तो एक ही क्लोराइड फ्री रेडिकल बन रहा है, वो जब ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल। वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दोबारा से क्लोराइड फ्री रेडिकल बना देगा। तो ये इस तरह से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक क्लोराइड फ्री रेडिकल है वो बहुत सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को, फॉर एग्जांपल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है।